हरि ओम। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में हम लोग जो नेट के 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है, 24 सितंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके अंदर में मैंने 4 वीडियोस पहले बनाए हैं, 4 भाग उसके लेकर के आ चुका हूँ। आज ये 5वां भाग है, भाग 5 है। इसमें 4 में 2 वीडियो के अंदर में हमारे जो पहला और दूसरा भाग है उसके अंदर में वेद के प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवाया था व्याख्या के साथ में पूरा अच्छे से। और इसके बाद में 2 वीडियो आए हैं हमारे व्याकरण के ऊपर में। व्याकरण में जो 2 वीडियो हैं उसमें पहला है सामान्य परिचय, जिनके जिसके अंदर में कि आचार्य के काल के क्रम के अनुसार ग्रंथों के आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरे वाले वीडियो के अंदर में एत धातु का रूप, तन धातु का रूप और आपका ये धातु तन धातु और आपके जो संज्ञा है, जैसे आपके सर्वनाम संज्ञा, घी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, ये उसके ऊपर में प्रश्न थे। इस वाली वीडियो के अंदर में हमारे एक प्रश्न रहेगा आपका कारक प्रकरण से, जिसके अंदर में कि अपादान कारक का है। और एक प्रश्न रहेगा आपके समास से। और एक प्रश्न जो है वो आपका बहुत ही विशेष है, जिसके अंदर में कि सन्नंत, यंगंत, यंगलुगंत और आपका नाम धातु प्रकरण, इसके ऊपर में है। तो ये जो है आपके व्याकरण का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी चीज मैं बताऊंगा वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छी से समझाते हुए बताऊंगा। ठीक है। इसमें व्याकरण का इससे आपको नॉलेज बहुत मिलेगा। ठीक। और ये आप लोग देख लीजिए, ये आपका जो है आपका नेट के जेआरएफ का, और ये संस्कृत के 25 कोड का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और ये व्याकरण का तीसरा वीडियो है, भाग 5वां है वीडियो का सीरीज का। देखिए ये पहला प्रश्न है, उपाध्यायात अधीते इत्यत्र अपादान संज्ञा विधायकः पाणिनेर नियमः कः। ये उपाध्यायात अधीते, यहाँ पर जो है अपादान संज्ञा विधायक पाणिनि का नियम कौन सा है। जनी कर्तु प्रकृति, भुवः प्रभुवः, पराजय रसोढ़ और आख्यातोपयोगे, ये 4 सूत्र इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। तो इन सभी का इसमें मैं एक काम करता हूं, जो इसका आंसर बताने से पहले, आंसर आप लोगों को पता लग जाएगा। आंसर तब तक मैं आप लोग नीचे नीचे कमेंट में बताइएगा। मैं जब तक मैं इन सभी सूत्रों के व्याख्या कर देता हूं। जैसे सबसे पहला सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति। यहाँ देखिए, तो जायमानस्य हेतुः अपादानम स्यात्। जो जायमान हेतु है उसका अपादान होता है ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। ब्रह्मणः यहाँ पर जो होता है आपका पंचमी विभक्ति है। जो आपका ब्रह्मा, ब्रह्माणो, ब्रह्माणा ऐसे करके रूप चलता है, ब्रह्मणः रूप बनता है इसका। पंचमी और षष्ठी दोनों रूप इसका वो बोलेगा ब्रह्मन प्रातिपदिक शब्द है, इसीलिए पंचमी और षष्ठी रूप ब्रह्मणः बनेगा। तो ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। इसमें ये आपका ये जो सूत्र का है, थोड़ा सा सूत्र का व्याख्या कर रखा है। जैसे जने है कर्ता जनी कर्ता, हाँ तस्य जनी कर्तु षष्ठ्यंतम प्रकृति प्रथमांतम। ये जो 2 पद का सूत्र है, एक तो जनु कर्तु जो पद है ये आपका षष्ठ्यंत पद है, और प्रकृति ही जो है वो प्रथमांत पद है। कारके का इसमें अधिकार हुआ है, ध्रुवम उपाय अपादानम सूत्र से अपादान की अनुवृत्ति हुई है। इस सूत्र का अर्थ क्या है, जायमान के हेतुभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। जो जायमान है उसके हेतुभूत कारक जो है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जनी का अर्थ होता है जन्म। ठीक है। कहीं कहीं पर देखोगे आप पुस्तकों के अंदर में भी लिखा होता है जनीम अलभत। हाँ जनीम अलभत, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, हाँ 2 अक्टूबर, मतलब ऐसे हिंदी में 2 अक्टूबर जनीम अलभत, ऐसे अक्टूबर माह से जनीम अलभत। हाँ तो वो जनी का मतलब हो जाता है जन्म। जनी प्रादुर्भावे, जन धातु से, और जनी कर्ता का अर्थ जन्म का कर्ता, अर्थात जो उत्पन्न होने वाला है। यहाँ पर प्रकृति का अर्थ है हेतु या निमित्त। प्रत्येक कार्य का कोई कारण अवश्य होता है। संपूर्ण सृष्टि में कार्य कारण भाव देखा जाता है। कारण 2 प्रकार का होता है, एक तो उपादान कारण और निमित्त कारण। ये आप लोग न्याय दर्शन के अंदर में भी पढ़ोगे, उपादान कारण निमित्त कारण। हाँ ये चीजें। तो घट एक कार्य है, उसका उपादान कारक का कारण क्या है, आपका मिट्टी।
ठीक है। और निमित्त कारण क्या है उसका, आपका जो कुंभकार है। इस सूत्र से दोनों कारणों की अपादान संज्ञा होती है। मतलब चाहे कोई भी कारण हो, बोला है ना इसमें आपके हेतुभूत कारक, जो हेतुभूत का मतलब जो कारण है, हाँ वो आपका उसका अपादान संज्ञा होता है। तो इसमें दोनों कारण लिया जाता है, निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी। ये देखिए, ये ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, इसका अर्थ है। प्रकृत उदाहरण में जन धातु का कर्ता जो है कौन, प्रजा। हाँ, प्रजा है, और उसका हेतु प्रकृति क्या है, ब्रह्मा है। ठीक है। तो अतः ब्रह्मण शब्द की जनी कर्तु प्रकृति सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा होने पर अपादान पंचमी से पंचमी होकर ब्रह्मणा सिद्ध होता हो जाता है। भाष्यकार ने यहाँ पर भी बुद्धिकृत विश्लेष की कल्पना करके ध्रुवोपादानम से अपादान संज्ञा संभव है ऐसा मानकर इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया है। ये देखिए, हमारा ये जनी कर्तु प्रकृति, इसका उदाहरण क्या है, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, इसका इसमें अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो इसका है जनी कर्तु प्रकृति। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं सभी सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूँ। भुवा प्रभवा, भुवा प्रभव भवनम भू, भूकर्तुः प्रभवस्तथा हिमवतो गंगा प्रभवती तत्र प्रकाशत इत्यर्थ। इसके बाद में इसमें कुछ वार्तिक वगैरह लगे हुए हैं, तो ये आपके 25 कोड के लिए तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, परंतु 73 कोड के अंदर में भी कारक लगा हुआ है, और वहां पर इन सब से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये मैं इसके ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें मैं आपको दिक निर्देश कर दूंगा, यानी कि दिक निर्देश मतलब केवल आपको दिशा दिखा दूंगा कि ये चीजें हैं, बाकी आप लोग खुद से अध्ययन कर लीजिएगा। ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, ये वार्तिक है, इसका उदाहरण है प्रासादात प्रेक्षते। यहाँ पर ल्यब का लोप होने से, ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, तो अधिकरण के अर्थ में क्या होता है आपका, पंचमी होती है, अपादान का होता है। आसनात प्रेक्षते, प्रसादा प्रसादम आरूह्य, मतलब इसका मतलब क्या है, प्रासादम आरूह्य, हाँ प्रासाद के ऊपर में आरोहण करके वो देखता है। हाँ, जैसे आप अभी देखते होगे क्या है, आपका पहले के टाइम पे जैसे कोई युवक पुरुष गुजरता था, प्रासाद का मतलब होता है महल, जो राजाओं का महल होता है, वहां पर से महिलाएं देखती थी। तो वही है प्रासादात, अगर ज्यादा महिलाएं हैं तो यहाँ पे प्रेक्षते की जगह पर प्रेक्षन्ते हो जाएगा, प्रासादात प्रेक्षन्ते। हम्म। आसन उपविश्य प्रेक्षते इत्यर्थ। यहाँ पे आसनात प्रेक्षते का मतलब क्या हो जाएगा, आसनम उपविश्य, आसन के ऊपर में बैठ करके वो देखता है। ठीक है, ऐसा। फिर उसके अंदर ससुरात जिहेति, ससुरम वीक्षते इत्यर्थ, ससुर को देखता है, ऐसा। गम्यमानामपि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, गम्यमान भी क्रिया जो होता है वो कारक विभक्ति के नियम होता है। ये कस्मात्वम नद्याः, ऐसा। यतश्चाध्व काल नियमानम तथा पंचमी, ये भी वार्तिक है। हाँ, इसका उदाहरण वगैरह नहीं दिया हुआ है। तदयुक्ता 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 अध्वना प्रथमा सप्तम्यो कालात सप्तमी च वक्तव्या, जैसे वनाद ग्रामो योजनम योजने वा, वन से ग्राम जो है योजन योजनम व कार्तिक्या आग्रह आयनी मासे, यहाँ पर भी वनाद ग्राम, वन से जो ग्राम है वो योजनम, योजनम योजने व, योजन में मैं यहाँ पे ये इसमें वनाद वन से यहाँ पे इसके लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है। ये आपका भुवः प्रभवः का आप देख लेते हैं हम लोग। भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है, कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसका उदाहरण जो है ये मिलता है हिमवतो गंगा प्रभवती, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं ये आपको विस्तार के साथ में करवा रहा हूं। हिमवतो गंगा प्रभवती, ये इसका उदाहरण है। फिर इसके बाद आते हैं हम
तीसरा सूत्र पराजेरषोढ़ा, पराजय प्रयोगे असह्यो अर्थो अपादानम स्यात्। हाँ, अध्ययनात् पराजयते ग्लायति इत्यर्थः। अषोढ़ः किम शत्रून् पराजयते, हाँ अभिभवति इत्यर्थः। मतलब क्या है, देखो पहले सूत्र का अर्थ बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूंगा। परा पूर्वक जी धातु से, ठीक है, परा पूर्वक यानी कि परा जो होगा पहले लग जाएगा, धातु के पहले लग जाए, जी धातु के प्रयोग में असह्य अर्थभूत, असह्य मतलब जिसको सहन ना कर सके, ऐसे अर्थभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए लिया अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से पराजय होता है, मतलब क्या है, वो बहुत ही कष्ट पूर्वक, मतलब सहन नहीं होती है उसको, सुबह सुबह 3 बजे उठा करके अध्ययन करवाते हैं, तो इसलिए वो क्या है, अध्ययनात् पराजयते। ठीक है, अध्ययन से पराजित होता है। ग्लायति इत्यर्थ, इससे ग्लायित होता है ऐसा। अषोढ़ा किम, अषोढ़ा मतलब क्या है, जो असह्य क्या है, शत्रुन पराजयते, यहाँ पर जो है द्वितीय हुई है, शत्रुओं से पराजित होता है। तो यहाँ पे शत्रु से पराजित क्या है, शत्रुओं से मतलब ये आपका यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है, शत्रुन पराजयते मतलब शत्रु को पराजित करता है, शत्रु को यहाँ पे द्वितीय हो जाएगी। ठीक है, अभिभवती इत्यर्थ, यहाँ पे अभी पराजय का अभिभवती अर्थ है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं अख्यातोपयोगे, ये ये इसका ये है अध्ययनात् पराजयते, इसका पराजय रसोड़ा का अध्ययनात् पराजयते। ठीक, इसके बाद में अभी हम आखिरी सूत्र देख लेते हैं इसका। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा स्यात्, उपाध्यायात् अधीते उपयोगे किम नटस्य गाथाम शृणोति। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में जो वक्ता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, जो भी वक्ता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। मैं यहाँ पर ये चीज छोड़ रहा हूं ना, ये क्या है आपका जो सूत्र है, हाँ ये फिर नहीं तो बहुत विस्तार हो जाएगा, इसको समझाने लग जाऊंगा तो। क्या है आख्यातोपयोगी, मतलब क्या है, आख्यात्री शब्द से प्रथमांतम रूपम आख्याता, आख्यात्री शब्द का प्रथमांत रूप जो क्या होता है वो आख्याता होता है। उपयोगे सप्तमी, उसके मतलब उपयोग में सप्तमी विभक्ति है। तो ये जो आख्यातोपयोगी यहाँ पे समस्त पद होकर के आख्यातो मतलब वैसे बोल सकते हैं संधि होकर के, या तो फिर संधि होकर के हाँ होगा। और कारके का अधिकार अधिकार है, ध्रुवम अपाय पादान से अपादान की अनुवृत्ति होती है, ये आपका सूत्र का है। ठीक है, ये इसमें नियम पूर्वक यदि विद्या का ग्रहण करते हैं तो जो वक्ता है उस कारक की अपादान संज्ञा होगी। आख्याता, आख्याता का अर्थ है विद्या दान करने वाला, चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, उपदेष्टा हो, अध्यापिता हो, गुरु हो इत्यादि। ये देखेंगे ना हम लोग, जब मनुस्मृति में देखेंगे आचार्य अलग होता है, उपाध्याय अलग होता है, हाँ गुरु अलग होता है, और उस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग मनुस्मृति में देखेंगे। उपयोग शब्द का यहाँ पर अर्थ नियम पूर्वक विद्या ग्रहण है। आचार्य के समक्ष बैठकर आचार्य को उच्चासन में बिठाकर नम्रता पूर्वक आचार्य के उच्चारण के बाद अनुच्चारण करते हुए मंत्र ग्रहण की तरह विद्या ग्रहण करना उपयोग कहलाता है। इस तरह उपयोग में जो विद्या दाता है उसी को आख्याता कहते हैं। शिष्य उपाध्यायात अधीते, शिष्य उपाध्याय से अध्ययन करता है। यहाँ पर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार अर्थ गम्य है। अतः आख्याता उपाध्याय शब्द की आख्यातोपयोगी सूत्र के द्वारा अब अपादान संज्ञा होने पर अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर उपाध्यायात बना। यह जो है ये षष्ठी का अपवाद है। और भाष्यकार, भाष्यकार कौन, पतंजलि ने उपाध्याय के मुख से उच्चरित वेद को ग्रहण करता है इस अर्थ की कल्पना करके पूर्ववत इस सूत्र को भी अनावश्यक ही बताया है। यह सूत्र भी जो है अनावश्यक कहा है उन्होंने भाष्यकार ने, परंतु यह जो है उपाध्याय अधीते, ये आपका
ये पाणिनि ने ये सूत्र बनाया है क्या, आख्यातोपयोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपाध्यायात अधीते, इस सूत्र का मतलब ये आपका ये जो उदाहरण है इसका सूत्र कौन सा है, ये आपका आख्यातोपयोगे, यानी कि इस प्रश्न का आंसर है आख्यातोपयोगे। ठीक है। एक चीज और है, उपयोगे किम, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नटस्य गाथाम शृणोति। ये यहाँ पर जो है ना, ये उपयोगे शब्द जो नियम पूर्वक गुरुमुख से अध्ययन करना, ये पद का प्रयोजन है। यदि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण में ही आख्याता की अपादान संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो वही है नटस्य गाथाम सुनोति। नटस्य गाथाम सुनोति, यहाँ पे नट का गीत सुनता है, यहाँ पर विद्या ग्रहण नहीं करता है, इसलिए अपादान नहीं हुआ, तो षष्ठी हो गई। ठीक है। यदि नियम पूर्वक सुनता तो फिर यहाँ पे पंचमी हो जाती। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। द्वित्राह इत्यत्र कह समासः, द्वित्राह में कौन सा समास है। अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो अब देखोगे द्वित्राह, इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, या द्वंद्व है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं तब तक मैं आगे इसकी व्याख्या करता हूं। देखिए ये सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा वैसे आपको आंसर पता लग जाएगा। संख्यया व्यया सन्ना दूराधिक संख्यया संख्या संख्येये, ये सूत्र है। संख्ययार्थया संख्यया अव्ययादयः समस्यते स बहुव्रीहि, दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः। उपदशाः इसमें भी क्या होता है आपका, बहुव्रीहि होता है। नव एकादश वेत्यर्थ, हाँ मतलब नव एकादश, नव या एकादश बोलना चाहिए, उपदशा। हाँ, बहुव्रीहौ संख्येये, यहाँ इति वक्ष्यमाणो डच प्रत्यय, इससे डच प्रत्यय होता है। संख्ये अर्थ में विद्यमान जो संख्या, उसके साथ अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, संख्या, इन शब्दों का विकल्प से समास होता है, और वह जो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो इसमें जो अभी आपका ये देखेंगे यहाँ है, ये इसका उदाहरण है। ती विंशतेर डिटी, विंशतेः विंशतेर्भस्य ती शब्दस्य लोपः स्यात् डिति, आसन्न विंशाः विंशते आसन्ना, हाँ इत्यर्थ। अदूर त्रिंशाः अधिक चत्वारिंश। ठीक है। द्वयो वा त्रयो वा द्वित्राः, यही हमारा जो प्रश्न है, द्वित्राः। द्विरावृत्ता, हाँ 10 द्विदशा, और विंशति इत्यर्थ। ये यहाँ पर इन सभी के उदाहरण दिए हुए हैं। आसन्न विंसा, विंशते आसन्ना। ठीक है। अदूर त्रिंसा, अधिक चत्वारिंसा, अदूर आसन्न, जो पीछे भी सूत्र बताए थे, देखोगे ये देखो, अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, संख्या, ये सभी के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। आसन्न विंसा, विंशते आसन्ना, अदूर त्रिंसा, अधिक चत्वारिंसा, द्वित्राः, द्वयो वा त्रयो वा, द्विरावृत्ताः, द्विदशा, ये विंशति इत्यर्थ। विंशति शब्द रूप भ संज्ञक अंग के ती शब्द का लोप होता है द्वित प्रत्यय के परे रहते। अब इसका हम एक बार द्वित्राह शब्द कैसे बना, इसके प्रयोग सिद्धि को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इससे प्रयोग सिद्धि का भी आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा। द्वौ वा त्रयो वा, ये इसका विग्रह है, द्वित्राह, दो या तीन। द्वौ वा त्रयो वा, ये लौकिक विग्रह हुआ, और अलौकिक विग्रह क्या हुआ, द्वि ओ, ओ मतलब सु औ, औ हुआ। ठीक है। त्रि जस, बहुवचन में जस हुआ, अलौकिक विग्रह हुआ। इसमें संख्या वया सन्ना दूरा अधिक संख्या संख्ये, इस सूत्र से बहुब्रीहि समास होने पर समास प्रयुक्त हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा हुई। इसमें प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है, किस सूत्र से होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने भी प्रातिपदिक संज्ञा बताया है, और इसमें प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हुई है। फिर सुप हुआ, सुप का लुक हुआ, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो गया, तो बना द्वित्री, बन जाता है। फिर बहुव्रीहो संख्या, संख्या ये डच बहुगणात, इस सूत्र से समासांत डच प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप होकर के द्वित्री अ बना। डित प्रत्यय होने के कारण टे सूत्र के द्वारा टी संज्ञा भाग के इकार का लोप होकर के
द्वित्री के में ईकार का लोप हो गया, द्वित्रावन शब्द बन गया, और एक देश विक्रेतम अनन्यवत, इस न्याय के द्वारा क्या हुआ, प्रातिपदिकत्वा, फिर प्रातिपदिक संज्ञा हुई, स्वाधिकार्य हुआ, हाँ, सु जस प्रत्यय आया प्रथमा बहुवचन में, और जस को जैसे रामाह बनता है वैसे द्वित्राह बन गया, सिद्ध हो गया। अब 2 या 3 की बात होने पर द्वित्राह आनीयंता, मतलब जैसे कभी हम बोलते हैं ना, हाँ, भगवान मोदिका रसगोलकम इच्छति वा द्वित्राह आनीयंताम, 2 या 3 लेकर के आओ, कभी 2 का आनयन कभी 3 का आनयन होगा, या तो 2 ले आओ या तो 3 ले आओ, जो आपकी मर्जी हो वो ले आओ, ठीक है। ऐसी अवस्था में 2 के आनयन में बहुवचन कैसे होगा, प्रश्न ये होता है, 2 जब लेकर के आएंगे तो बहुवचन कैसे प्रयोग करेंगे, द्वित्राह आनीयंताम, तो आनीयंताम प्रयोग किया है, तो कैसे होगा, तो इसका समाधान महाभाष्य के अंदर में किया गया है, अनिश्चय बहुवचनम प्रयोक्तव्यम, अर्थात अनिश्चय होने पर बहुवचन का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, द्वित्राह का द्वंद्व समास, द्वंद्व समास नहीं होगा, क्षम्यताम, बहुव्रीहि समास, ठीक है, इसका तीसरा आंसर हो जाए। अब हम लोग ये चलते हैं, इसका थोड़ा सा मैं अच्छे से व्याख्या करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को नाम धातु क्रियापदम, यंग लोगंत क्रियापदम, यंगंत क्रियापदम, सन्नंत क्रियापदम ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ठीक है। और जो विद्वान है, जो लोग व्याकरण जानते हैं, वो लोग इसका सामान्य व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं। जैसे अभी ये देखिए, वाव्रज्यते, अजिज्ञपत, स्वती, वो भवीति, हाँ, इसका मिलान करना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सभी प्रकरण को समझा देता हूं। सबसे पहले ये मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी से लिया है, तो इसीलिए समझाने में ताकि आप लोगों को आसानी हो, इसलिए अब सन्नंत प्रकरण का प्रारंभ होता है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर में बोल रहे हैं, सन धन अंत, सन्नंत, जिसमें सन अंत में हो, सन प्रत्यय हो, वो सन्नंत प्रत्यय कहलाता है। सन अंत में हो ऐसी धातुओं का प्रकरण। इस प्रकरण में अलग से कोई भी धातुएं नहीं होती हैं, किंतु भवादि से चुरादि तक की धातुओं से इस प्रकरण में सन आदि कार्य करके, सन आदि करके कार्य किया जाता है। सन प्रत्यय करने के बाद सन्नंत की सनाद्यंत धातुआ, इससे धातु संज्ञा हो जाती है, सनाद्यंता धातुआ। इसके उसके बाद लट आदि लकार होते हैं। यह सन प्रत्यय इच्छा अर्थ में, इच्छा अर्थ में होता है। जैसे पढ़ने की इच्छा करता है तो पिपठी सती, हाँ, जाने की इच्छा करता है तो जिगमी सती, करने की इच्छा करता है तो चिकीर सती, बहुत बार प्रयोग करते हैं। एषः 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 रसगोलकम चिकीर सती, रसगोल के मतलब चिकीर सती, रसगोल का निर्माणम चिकीर सती, क्योंकि रसगोल करने का नहीं, रसगोल निर्माण करने का, रसगोलक निर्माणम चिकीर्षति, ठीक है। हाँ, दूसरा आता है आपका इसी के अंदर में ये किस सूत्र के द्वारा होता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर में ये भी पूछ लिया जाता है किस सूत्र से होता है, तो धातो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, इसी कर्मणः इशिनेक कर्तृका धातो सन प्रत्ययो वा स्यात् इच्छायाम, इच्छा में सन प्रत्यय होता है। पठ वक्ता व्यक्तायाम वाची, जो इच्छार्थक इस धातु का कर्म हो, इस धातु के साथ समान कर्तृक भी हो, उस धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। किसी भी धातु से सन प्रत्यय तब होता है जब यदि वह धातु 2 शर्तों को पूरा करता हो। जैसे इस धातु, हाँ, मतलब जिसका अर्थ होता है चाहना का कर्म हो, इस धातु का जो करता है उस क्रिया का भी वही करता हो। जैसे रामः पठितुम इच्छति, रामः पढ़ना, राम पढ़ना चाहता है, तो रामः पठितुम इच्छति, तो इसका सीधा सा ऐसा बोल सकते हैं, पठितुम इच्छति की जगह पर रामः पिपठिसति, रामः पिपठिसति ये प्रयोग कर देंगे, तो इससे हमारा क्या अर्थ निकलेगा, रामः पठितुम इच्छति, राम पढ़ना चाहता है। यहाँ पठ धातु से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय हुआ, पठ धातु यहाँ अर्थ रूप से इसका ही कर्म है, अतः तथा इसके समान कर्तृक भी है, अर्थात इसका जो कर्ता है वही कर्ता पठ का है, ठीक है।
सन होने के बाद धातु का अर्थ बदल जाता है, जैसे पढ़ना अर्थ है तो यहाँ पर पढ़ने की इच्छा करना अर्थ हो जाएगा। हाँ, याद रहे सन्नंत में पद व्यवस्था मूल धातु के समान ही होती है। जैसे यदि मूल धातु परस्मैपदी है तो ये रूप भी परस्मैपदी ही बनेगा। यदि वो सन्नंत होने के बाद भी परस्मैपदी रहेगा, यदि आत्मनेपदी है तो सन्नंत होने के बाद वो आत्मनेपदी ही रहेगा। यहाँ पर मैंने कुछ 7-8 उदाहरण मैंने ले लिए हैं जो कि उनके ये यहाँ पे सामान्य रूप दिखाया है लट लकार का, और यहाँ पे सन्नंत रूप दिखाया है। जैसे अर्च, पूजने की इच्छा करना। हाँ, कोई कहते हैं गणपति को पूजने की इच्छा करता है तो गणपतिम अर्ची अर्चिचिसति, अर्चिचिसति, ऐसा अर्चति अर्चिचिसति। आप पाने की इच्छा करना, आपनोति ईप्सति, बोलते हैं ना बहुत, ईप्सित तमम कर्म, कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, तो वही इसी से ही बना हुआ है। अधि इंग, पढ़ने की इच्छा करना, तो अधीते अधिजिकांसते, ऐसा प्रयोग मिलता है, अधिजिकांसते। फिर कथ, कहने की इच्छा करना, कथयति चिकथयिष्यति या चिकथयिष्यते, उभयपदी धातु, कथयिष्यति कथयति या कथयते दोनों बनता है। कुप, कोप करने की इच्छा करना, कुप्यति चुकोपी सती, ठीक है। क्री, करने की इच्छा करना, करोति चिकीर्षति, बहुत बार प्रयोग में मिलता है चिकीर्षति। हाँ, एषः एतत् कार्यं चिकीर्षति, ऐसा। क्रीड, खेलने की इच्छा करना, क्रीडति चिक्रीडिसति। खन, खोदने की इच्छा करना, खनिसति चिखनिसति। इस प्रकार से मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जो कि आपके इसी प्रकार और भी उदाहरण बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 7-8 उदाहरण लिए हैं। जो लोग इसका प्रयोग करना चाहे वो लोग प्रयोग कर सकते हैं। यह है सन्नंत का। अब आते हैं यंगंत के। ये सन्नंत का हो गया, यंगंत के ऊपर में आते हैं। ये देखिए, क्रिया के बार बार करने या अतिशय क्रिया का होना अर्थ में हलादि एकाच धातु से यंग प्रत्यय होता है। हलादि एकाच धातु हो तो उससे क्या होता है, यंग प्रत्यय होता है। यंग प्रत्यय के अंत में होने के कारण धातुओं को यंगंत, इस प्रकरण को यंगंत प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रकरण के लिए अलग से कोई भी धातु पठित नहीं है, भू आदि धातुओं से ही यह प्रत्यय होते हैं। इसका सूत्र है धातु रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, पौनः पुण्येन भृशार्थे च द्योत्ये धातु रेकाचो हलादे यंग स्यात्। क्रिया का बार बार होना अथवा अतिशय होना, अर्थ द्योत्य होने पर एक अच वाले हलादि धातुओं से यंग प्रत्यय होता है। एक अच वाला हलादि धातु हो तो होता है आपका यंग प्रत्यय। और बार बार करना, जैसे या किसी किसी को बार बार खाने की आदत होती है तो वो बार बार खाता है, किसी को बार बार क्या है आपको पढ़ने की आदत होती है तो वो बार बार पढ़ता है। तो बार बार एक ही कार्य को करना, तो उसमें यंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय के लिए आवश्यक 3 बातें हैं। एकाच धातु होना चाहिए, एक अच वाला धातु होना चाहिए, एक अच का मतलब एक स्वर वाला धातु होना चाहिए, हलादि होना चाहिए, हल से प्रारंभ हो, और क्रिया समविवार होना चाहिए, यानी कि क्रिया का बार बार होना, अतिशय होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अनेक धातुओं से यंग करके रूप बनाए जाते हैं। कहीं अभ्यास को दीर्घ किया जाता है, कहीं य का लोप होता है, कहीं इत होता है, कहीं रिक होता है। ये सब जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर में केवल भू आदि कुछ धातुओं की प्रक्रिया दिखाई गई है, जिज्ञासु लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया है, अनेकाच, स्मरण रहे कि अजादि धातुओं और अनेकाच धातुओं से यंग नहीं होता, अनेक अच वाले हो तो वो यंग नहीं होगा। कंप धातु, तो कंप में क्या है, बार बार कांपना, तो कंपते समान रूप बनता है, तो चा कंप्यते, ऐसा रूप बनेगा। कांच, तो बार बार चाहना, कांक्षते, तो चा कांक्षते, चा कांक्षते, बार बार। जैसे क्रंद, बार बार रोना, बार बार कोई ऐसी लड़की है, लड़की का ही नाम लिया जाता है रोने से, वैसे लड़के बहुत कम रोते हैं, लेकिन अगर कोई लड़का भी है रो रहा है, बार बार रोता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, क्रंदते, चाक्रंद्यते, चाक्रंद्यते, बार बार अगर कोई रोता है। क्रम, बार बार क्रमण करना, तो क्रमते, तो चंक्रम्यते,
क्री बार बार करना, करोति चेक क्रियते, क्री बार बार खरीदना तो क्रीणाति चेक क्रियते, दोनों रूप समान ही होगा। क्रीड बार बार खेलना तो क्रीडति तो चेक क्रीड्यते, छी बार बार नष्ट होना क्षयति चेक क्षीयते, खाद बार बार खाना खादति चा खाद्यते, गम गच्छति जंग गम्यते, गय गायति हाँ जे गीयते। इस प्रकार से मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर ले लिए हैं, इन सब का प्रयोग आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया यंग प्रकरण। अब आते हैं यंग लुगंत पे। अब यंग इस प्रकरण में क्रिया के बार बार करने या अतिशय होने पर हलादि एकाच धातु से यंग प्रत्यय होकर लुक हो जाता है। यंग प्रत्यय तो होता है, वही है यंग लुगंत प्रकरण, लुक, उसका लुक हो जाता है। लुक का मतलब हो जाता है वो लोप हो जाता है, ठीक है, लोप ही समझ लो। हाँ ये ऐसा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है लोप और लुक में, लेकिन वैसे ही समझ लो कि लोप हो जाता है। यंग प्रत्यय होने के बाद उसका लुक क्रिया लुक किया जाता है, अतः ऐसे धातुओं को यंग लुंगंत बोलते हैं। इस प्रकरण को यंग लुक प्रक्रिया या यंग लुंगंत प्रक्रिया कहा जाता है। यंगंत में जो अर्थ बताया गया है वही अर्थ यंग लुंगंत में भी विद्यमान रहता है। यंगंत प्रक्रिया और यंग लुंग प्रक्रिया में अंतर यही है कि उसमें यंग प्रत्यय विद्यमान रहता है, इसमें उसका लुक किया जाता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकरण के लिए अलग से कोई धातु पठित नहीं है, वही भू आदि धातुओं से ही यंग प्रत्यय होता है, करके उसका लुक करते हैं। यंग लुगंत के प्रयोग के संबंध में वैयाकरणों में कुछ मतभेद है, कुछ लोग केवल इसको क्या है वेद का ही विषय मानते हैं, लौकिक का प्रयोग नहीं मानते, परंतु कुछ आचार्य जो है इसको लोक में भी यंग लुगंत को प्रयोग उपलब्ध मानते हैं। कौमुदीकार जो है वरदराजाचार्य, उन्होंने इसका बीच का रास्ता स्वीकार किया, मध्यम मार्ग अपनाकर यंग लुगंत का क्वचित अर्थात कहीं कहीं पर प्रयोग को स्वीकार किया है। इसीलिए इन्होंने उन्होंने यंगोची च में क्वचित शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि इस प्रकरण में कोई भी उन्होंने केवल भू धातु की प्रक्रिया दिखाई है, भू धातु की प्रक्रिया दिखाई है। इसका सूत्र क्या है, ये देखो यंगोची च, ठीक है। यंगोची प्रत्यय लुक्स्या चकारात्म विना क्वचित अन्यमित्तिको अयमंतरंगत्वात् आदौ भवति, ततः प्रत्यय लक्षणेन यगन्त्वात् द्वित्वम् अभ्यास कार्यम धातुत्वात् लड़ा लट आदय, लट आदय मतलब लट लकार आदय, हाँ शीर्षात् कर्तरीति परस्मैपदम चरकरीतम चेत्यादो चेत्यदादो पाठात् सपो लुक, ऐसा। अच प्रत्यय के परे होने पर यंग का लुक हो जाता है। अच प्रत्यय यदि पर में हो तो यंग का लुक हो जाता है। चकारात अच के बिना भी कहीं कहीं पर लुक का इसका होता है। देखो यंग लुक के कुछ प्रसिद्ध रूप जो है यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जैसे गम धातु से जंगमीति, तो उसका जंगमीति जगंती, पूय पोपवीति पोपोती, लूय लोलवीति लोलोती, ग्रह जाग्रहिति जाग्राडी, ऐसा लुक होने के बाद जाग्राडी बनेगा। प्रच्छ प्रापर्छति प्राप्रष्टि, विश्व वेविशीति वेवेष्टि, ऐसा। चल से चाचलीति, हाँ चाचलीति ऐसा बनेगा। जी से जे जयीति जे जेति, कृ से चकर चरकरीति चरी चरी करती, चकरती चरकरती चरी करती, ऐसा। नृत्य से नर नर नर्नतीति नरी नृतीति, नर नर नर्ती और नरी नर्ती, नरी नर्ती प्रयोग बहुत बार मिलता है, नरी नर्ती, ठीक है, ये देखने को मिलता है। त्रि से तातरीति तातरती, वृत्त से वर वर वृतीति वरी वृतीति, ऐसा। मुद से मुमुदीति मोमोत्ती, ये आदि बहुत सारे रूप बनते हैं, मैंने केवल एक नाम उच्चारण कर दिया है, हाँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। कभी अगर कुछ, ये देखो क्या होता है, सुनने से हमारा संस्कार बनता है, और संस्कार अगर बना रहेगा तो फिर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, कहीं पे भी प्रयोग वगैरह होता है, तो आपके दिमाग में ये सब देखने को मिलता है। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता सकता हूँ कि ये आपका
मैं एक जगह पे कहीं गया था गोष्ठी में, तो वहां पर वो क्या बोलते हैं, किम अत्र नरी नृत्यति तत्र गोष्ठी प्रारब्धा, नरी नृत्यति किम अत्र नरी नृत्यति। तो इस प्रकार के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाम धातु प्रकरण। ये जो नाम धातु प्रकरण है ना, ये क्या है, इस प्रकरण में धातु पाठ का कोई धातु नहीं होता, अपितु नाम अर्थात सुबंत प्रातिपदिक को धातु बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। नाम से धातु बन जाने के कारण इसे नाम धातु प्रकरण कहते हैं। शब्द को धातु बनाने की रीति हिंदी आदि भाषाओं में भी देखने को मिलती है, जैसे कि अपना से अपनाना, धिक्कार से धिक्कारना, हाथ से हथियाना, चक्कर से चक्कर आना, हाँ ये आदि प्रयोग देखने को मिलते हैं। वैसे ही संस्कृत के अंदर में भी मिलते हैं नाम धातु प्रकरणों में, अर्थात शब्द को धातु की तरह प्रयोग किया जाता है। इसी तरह संस्कृत में भी होता है, पुत्र से पुत्रीयति, शिला से शिलायति, विष्णु से विष्णुयति, शब्द से शब्दायते। शब्दायते प्रयोग देखा होगा आप लोगों ने शास्त्र के अंदर में बहुत बार प्रयोग देखने को मिलता है, आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकरण में यही प्रक्रिया बताई गई है। इसके जो सूत्र आता है वो कौन सा है, सुपह आत्मना सुप आत्मना सुप आत्मना क्यच, इसी कर्मणा एषितु संबंधिना सुबंतादि छायाम अर्थे क्यच प्रत्ययो वास्याम। इच्छार्थक इस धातु से कर्म तथा इच्छुक के संबंधी सुबंत से चाहना अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। तात्पर्य यह है कि चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए कोई वस्तु चाहता है, उस अर्थ को प्रकट करने के लिए अभीष्ट वस्तु के वाचक सुबंत से वैकल्पिक क्यच प्रत्यय होता है। जैसे पुत्री यति, पुत्री यति का मतलब क्या हुआ, पुत्र अपने को पुत्र चाहता है। हाँ जैसे बोलते हैं ना पुत्री यति, जैसे आपका पुत्र के लिए कोई कार्य करता है तो ये पुत्री यति, ऐसा पुत्र को चाहता है। हाँ इसके लिए पुत्री यति। हाँ वाच अपने लिए वाणी चाहता है तो वाची यति। राजन अपने लिए राजा चाहता है, राजी यति। गिर अपने लिए वाणी चाहता है, गिर यति। पुर अपने लिए नगर चाहता है, पुर यति। दिव अपने लिए स्वर्ग चाहता है तो दिव्य यति। दिव दिव का मतलब स्वर्ग भी होता है। पुत्र पुत्र का मतलब क्या है, अपने लिए पुत्र चाहता है। तो इसमें कभी कभी ना आपका इसमें क्यच प्रत्यय भी होता है और काम्यच प्रत्यय भी होता है, दो प्रत्यय होते हैं। तो ये काम्यच प्रत्यय लगा तो पुत्र काम्यति। पुत्र शिष्य से पुत्र की तरह व्यवहार करता है तो पुत्री यति छात्रम। विष्णु ब्राह्मण को विष्णु की तरह मानता है तो विष्णु यति द्विजम बोलता है, या विष्णु यति द्विजम ब्राह्मण को विष्णु की तरह। मातृ दूसरी स्त्री को माता की तरह मानता है, मातृयति पर की याम, पर की याम मातृयति। ऐसे ही ऐसे ही मतलब कुछ भी अपना भार्या भार्या के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। पर क्रियाम ऐसा नहीं, मतलब ऐसा प्रयोग मत करना, दूसरे को अपनी पत्नी की तरह मानना। ठीक, मजाक हुआ है ये खास। गर्दभ घोड़े को गधा की तरह समझना, गर्द भी अति अश्वम। ये इस प्रकार से ये आपके नाम यानी कि प्रातिपदिक शब्दों के साथ में होते हैं। ठीक, ये मैंने इन चारों प्रकरणों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा दिया किस किस सूत्र से होता है। हाँ ये आप लोग अपने पास में नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, और ये मैं पीडीएफ जो आप लोगों को बताया नहीं शुरुआत में कि टेलीग्राम ग्रुप है, हाँ उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। वहां पर आप जाकर के क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। संस्कृतम वर्धयामा का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आपको मैं इसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा, वहां पर ये सभी चीज आपको मिल जाएंगी। ये हो गया। अब आप लोग ये कहोगे कि इतना कुछ बताने के बाद भी ये प्रश्नों का तो मिलान का तो कुछ आंसर मिला ही नहीं, क्योंकि किसमें कौन सा होता है अभी तक आपने कुछ बताया ही नहीं। तो इसके लिए मैं, क्योंकि मैं पहले ये चीजें बताना चाह रहा था, लेकिन क्या है मैंने कहा कि पहले नाम धातु प्रकरण क्या है, सन्नंत प्रकरण क्या है, आपका आपका यगंत और यंग लुगंत, ये चारों प्रकरण कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं। जैसे सन का प्रयोग होता है चाहने की इच्छा में, ठीक है, और आपका बार बार होने के लिए यंग अंत प्रयोग होता है। यंग लुगंत, यंग अंत तो होता, यंग तो प्रत्यय होता है लेकिन उसका लुक हो जाता है। और आपका ये चौथा जो है आपका नाम धातु प्रकरण, वो भी चाहने के अर्थ में ही होता है, परंतु वो प्रातिपदिक शब्दों के साथ में होता है। अब ये आता है वा व्रज्यते।
वाव्रज्यते मतलब क्या है, कुटिलम ब्रजति, हाँ टेढ़ा चलता है। ब्रजगतो धातु है, इस धातु से, इससे नित्यम कौटिल्य गतो के नियम से यंग प्रत्यय होकर, इससे यंग प्रत्यय होता है। यही कौन से प्रत्यय का होगा, यंग अंत का होगा। इसमें कौन सा होगा, यंग अंत, तो ये यंग अंत का उदाहरण है। ठीक है, होकर संज्ञ गो से धातुओं का, धातु को द्वित्व हुआ, अभ्यास कार्य हुआ, हलादि व ब्रज या बचा, दीर्घोक्ता से अभ्यास के आकार को दीर्घ होकर के वा व्रज्य बना, वा व्रज्य बना, और फिर आत्मनेपदी, क्योंकि ये ब्रज धातु ब्रज, ब्रजते ब्रजते ब्रजंते ऐसा होता है, हाँ आत्मनेपदी है, तो इससे आत्मनेपद का तो प्रत्यय सब पर रूप हेतु वा व्रज्यते, वाव्रज्य से वाव्रज्यते। तो ये पहले इसका देख लेते हैं, हम एक एक करके मिला लेंगे। ये देखिए, तो पहले वाव्रज्यते का यगंत क्रियापद, पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और कभी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है बोभवीति या बोभोति, दो रूप बनेंगे। पुनः पुनः अतिशय न भवती, भू धातु से बारंबार अथवा अतिशय होता है। धातु रेखाचो क्रिया समव्यारे यंग से यंग होने के बाद उसका यंगोचित से लुक हो गया। पुनः प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से उसका उसे मान करके, ये लुक में क्या हो जाता है, उसके मान करके फिर कार्य भी किया जा सकता है। लोप में होता है वो लोप हो गया, लेकिन लुक में क्या हो जाता है, उसे मान करके कार्य किया जाता है। संन्यंगो से भू धातु को द्वित्व हो गया, भू भू बना, अभ्यास कार्य हुआ, ह्रस्व जसत्व करके भू भू बना, और गुणो यंग लुको से अभ्यास को गुण होकर के बो भू बना, एक विकृतम अनन्यवत, इससे आपका अदादिगण के समान भूवादेव धातु का लट लकार में टिप प्रत्यय होकर के बो भो कर्तरी सब, हाँ उसका फिर उसके बाद में अदा प्रवृत्ति सबसे लुक होकर के वो भू ती बना, और फिर उसके बाद यंगो वा से ती को इट का आगम होकर के वो भू इति सार्वधातु का धातु का से गुण, और फिर उसके बाद अवादेश एचो अवा से वो भव इति, ये वर्ण सम्मेलन होकर के वो भव इति बना। ये मतलब इतना सारा प्रक्रिया है, मैं केवल दिखा रहा हूं, जो लोग व्याकरण जानते हैं उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या मैं बता रहा हूं, और जो लोग नहीं जानते वो केवल सुन ले, क्योंकि सुनने से भी कुछ कुछ संस्कार तो बन जाएंगे। ठीक है, ये इसीलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूं, नहीं तो मैं केवल आंसर बता देता। और आप लोग जानते ही हो आजकल जो है मिलान के प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा आपका कि मिलान वगैरह के प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपका कभी संस्कार बना हुआ है, सुने हुए, इसीलिए। तो यंग लुगंत क्रियापद हम इसका हो गया। इसके बाद में आते हैं अब तीसरा, ये देखिए, स्व इवाचरति स्वति, अपनी तरह ही आचरण करता है। यहां उपमान वाचक कर्ता प्रातिपदिक स्व शब्द से आचरण करना, सार्व प्रातिपदिक के व्योग क्विबा वक्तव्य, इससे क्विप प्रत्यय सर्वाप हार लोपा धातु संज्ञा लट टिप सब करके स्व अति बना, अपर रूप होकर के स्वती बना। ठीक है, ये स्वती कहां बनेगा, ये नाम धातु प्रकरण में बनेगा। ठीक, ये नाम धातु प्रकरण में बना। स्वती नाम धातु प्रकरण, पहले का तीसरा। और ये बचा जो है ना, इसका मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण नहीं मिला, फिर मैंने कहा कि अभी अब ये मिलान में है, तो इतना तो पता लग ही गया होगा कि अब ये अंतिम है, तो एक इसका बचता है सन्नंत, हाँ अजिज्ञ पद, तो बी का चौथा, सी का पहला, और भोगोविधि का दूसरा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हमारा व्याकरण का सारा क्वेश्चन हो गया है, अब हम लोग चलेंगे आगे भाषा विज्ञान पे। भाषा विज्ञान के प्रश्न होंगे, फिर महाभाष्य के भी प्रश्न है, तो ये धीरे धीरे करके पूरा
जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे जो भी प्रश्न पूछा गया है, इससे हमारा सिलेबस भी धीरे थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट होगा और उस टॉपिक पे अगर कोई प्रश्न आता है तो हम लोग दोबारा कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैं आपका ये वीडियो का सीरीज लेकर के आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरे मोटिवेशन बढ़े और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।